नमस्कार दोस्तों, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक अंतिम प्रयास आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए एक शानदार क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज ये क्लास ले सकता हूं क्या? प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उस रूल में यह भी लिखा हो कि पेपर की पहली रात को भी क्लास नहीं लेनी है। यदि नहीं लेनी है तो फिर इसको बंद कर देता हूं। कमेंट्स करके मुझे बताओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है और जोरदार स्वागत। राजस्थान के कोने कोने से विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं और सबका स्वागत और सबका अभिनंदन। प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बता दें कि मुझे क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कहेंगे तो ही लूंगा, विद्यार्थी नहीं कहेंगे तो नहीं लेंगे। बता दो, पढ़ाना है तो ठीक है, अन्यथा क्लास को बंद कर देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, स्वागत करता हूं। मनोज जी कह रहे हैं गुरुजी चतुर्थ श्रेणी ऑफिसर की तरफ से आपको काजू कतली पक्की। और अरे सर नहीं ऐसा। मोना सिंह जी, कमल जी, राकेश जी, अर्चना जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। लेखराज जी, सर मेरा पशु परिचर में सिलेक्शन हो रखा है, मैं अब 4th ग्रेड का एग्जाम दूं या नहीं दूं? क्यों? वैसे देना चाहो, एक्सपीरियंस बनेगा, दे दो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिलेक्शन होगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराना, ताकि उन बच्चों को दिक्कत नहीं आए आपकी वजह से। क्यों मजाक करते हो गुरुजी? आर्यन जी, हिमांशु जी, सुमन, अनिल, गुर्जर, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चलो भाई, ये बात तो आलोक राज जी से पूछनी पड़ेगी, मुझे ही बता दो भाई छोरो। हाँ जी सर, आप तो क्लास भी लेना। MS सीकर, गली क्रिकेट, मदन जी कनकावती से, आलोक राज डर गए हैं, इस पर पेपर सॉल्यूशन रोक लगा दी। कोई बात नहीं है भैया। एक बात और है कि यदि गुरुजी जो राजस्थान के अंदर मेरे अलावा, मैं ये नहीं कहता, मैं सारे टीचर हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, सब टीचर्स, सारे टीचर्स। देखो भाई, आज के जमाने में हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे स्वार्थ होता है। तुम पढ़ रहे हो, तुम नौकरी लगना चाहते हो तो उसके पीछे भी स्वार्थ है। तुम अपना भला चाहते हो, यह स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? अपना हित, स्वार्थी बनने की कोशिश, यह सबके साथ है। और वर्तमान में तो घोर कलयुग है, कौन किसी का अच्छा चाहता है? सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बुरा सुनाते हैं, गालियां ठोकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि उम्मीद की नजर आपको आती हो किसी व्यक्ति में कि यार इसकी वजह से मेरा भला हो सकता है, ये कोई बुरा नहीं करता, ये कोई गलत नहीं करता, कम से कम उसका सपोर्ट तो हमको करना चाहिए। राजस्थान के सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोचिंग वाले हो, सारे ही करते हैं। सबका एक ही मकसद होता है, बच्चे का भला हो ताकि हमारा भी भला हो जाए। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं, मैं तो टॉपिक पर आना चाहता हूं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कुमार जी, मदन गोपाल जी, हिम्मत जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। राजस्थान, आज के हमारी इस लाइव क्लास में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरी क्लास के आनंद लीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको आनंद लीजिए मेरी क्लास का। आज जो पढ़ाऊंगा कल देखना हूबहू टपक जाएंगे। उसके बाद तो आप मुझे मेरे यहां पुलिस भी भेज देंगे। चलिए भाई, मैं पहले क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। आज जो क्लास में हम पढ़ाएंगे, हां सर उद्देश्य होता है तभी तो पेपर पर रोक लगाया है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं सीधा आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेता हूं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है।
सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज मेरे सामने है ये क्वेश्चन नंबर, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या, देखो भाई, मैं आपको एक प्रकार से राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर पूरा पढ़ा के जाऊंगा, सारे टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा 1-1.25 घंटे में। और हूं बहू, चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? कोटा, दौसा, टोंक, जैसलमेर। उत्तर नंबर 3 टोंक है। चार बेंत, आप इसे चार बेत या चार बेंत भी कह सकते हैं दोस्तों। एक प्रकार का यह संगीत दंगल है दोस्तों। किस प्रकार का दंगल है? संगीत दंगल है, याद रखें, संगीत दंगल है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के चार आपके सामने लोक नाट्य आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है, तब आप कहेंगे चार बेंत। पहली बात तो यह हो गई। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? डफ। कौन सा? डफ बजता है। और जो बंदा गायक कलाकार होगा वो घुटनों के बल बैठ जाएगा, बैठ करके डफ बजाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि चार बेंत राजस्थान में शुरू किसने करी? कहते हैं कि टोंक के नवाब हुआ करते थे फैजुल्ला खां। दोस्तों, टोंक के नवाब कौन थे? फैजुल्ला खां। उनके समय करीम निहंग खां ने शुरू करी। करीम खां निहंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। फैजुल्ला खां के समय इसके प्रवर्तक कौन है? करीम खां निहंग। डफ बजता है, संगीत दंगल है, टोंक है, चार बेत है। रट लेना, इसी में से क्वेश्चन टपकेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दोस्तों, राजस्थान में चार बेंत के अलावा एक और है, कन्हैया ख्याल। आपसे कोई पूछे ना कि जो कन्हैया ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? करौली की, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, ये 4-5 जिले जहां की कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल की दो तकड़ी बातें दोस्तों, इसमें जो प्रमुख कथा होती है ना, कथा, उसको क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्हैया ख्याल में कथा को क्या कहा जाता है? कहन। और इसका मुख्य पात्र जो होता है वो मेड़िया होता है। पात्र क्या होता है? मेड़िया। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा, किस ख्याल का प्रमुख पात्र मेड़िया होता है? किस ख्याल का प्रमुख पात्र मेड़िया? आप कहेंगे कन्हैया ख्याल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच गई, हेला ख्याल। दोस्तों, हेला ख्याल वैसे लाल सोट की है, लाल सोट दौसा की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शायर हेला दोस्तों, इसके बहुत ही गजब के शायर हेला क्या रहे हैं, इसके प्रवर्तक मान लो, या इस खेल को, इस ख्याल को शुरू करने का श्रेय इनको जाता है। अब कोई आपसे पूछ लेना कि राजस्थान में लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर भी लिख दो, सवाई माधोपुर, इन इलाकों में हेला ख्याल खेली जाती है। शायर हेला इसके प्रवर्तक है। कोई आपसे पूछे हेला ख्याल में वाद्य यंत्र कौन सा बजता है, तो दोस्तों इसमें नगाड़ा और नौबत, इसमें नगाड़ा, छोरो रट लेना, प्लस नौबत बजती है। ये गजब की शुरुआत, बहुत शानदार क्वेश्चन। नगाड़ा से हेला ख्याल शुरू होता है, साथ में नौबत बजती है। तो दोस्तों, मैंने आपको हेला ख्याल करा दिया, शायर हेला, कन्हैया ख्याल हो गया, चार बेंत हो गए, तीनों रट लेना। ये निश्चित तौर पर परीक्षा में क्वेश्चन टपकेगा। नगाड़ा, नौबत, ये बात जरूर याद करें, नगाड़ा या नौबत। तो मैंने एक क्वेश्चन में अब तक आपको 3 बातें बताई। एक गजब की बात और बताना चाहता हूं दोस्तों। आपने कभी सुना होगा कि जयपुर में भी एक गजब का तमाशा होता है। दोस्तों, जयपुर में क्या होता है? तमाशा। तो आपसे कोई पूछे कहां का प्रसिद्ध है, तो आप बता देना जयपुर का। भाई, जयपुर का प्रसिद्ध है आपका तमाशा। और तमाशा के कलाकार नंबर 1 बंसीधर भट्ट, नंबर 2 गोपी जी भट्ट, नंबर 3 फूल जी भट्ट। रट लेना। जबकि कथक भी जयपुर का है, जिसके प्रवर्तक नाथ भानु जी है। जयपुर का जो कथक है ना, इसके प्रवर्तक कौन है? भानु जी, भानु जी। जबकि बंसीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट तमाशा लोकनाट्य से लिखे हैं। आपको पता है जयपुर के अंदर ख्याल गायकी बड़ी गजब की है दोस्तों। जयपुर की ख्याल गायकी, आपसे कोई पूछे कि जयपुर की ख्याल गायकी जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहेंगे मनरंग खां। दोस्तों, कौन थे? मनरंग खां, जिसे भूपत खां भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? भूपत खां या मनरंग खां, छोरो रट लेना।
और इसमें क्वेश्चन आ चुका है केसरबाई और मर्जी खां, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी केसरबाई महिला कलाकार, मनरंग खां या भूपत खां इसके प्रवर्तक, ठीक है, और मर्जी खां भुज्जी खां, वो भी आप याद कर सकते हैं। और एक है मोगूबाई, दोस्तों मोगूबाई और केसरबाई ये जरूर याद करें। मोगूबाई और केसरबाई ये जयपुर की ख्याल गायकी से है। दोस्तों मैंने जयपुर की ख्याल गायकी के कलाकार इसलिए बताए हैं कि निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन बनेगा। मनरंग खां या भूपत खां इसके प्रवर्तक है, और केसरबाई, मोगूबाई, मर्जी खां, भुज्जी खां ये ख्याल गायकी के कलाकार, ठीक है, याद रख लेना, जबरदस्त क्वेश्चन है। जयपुर में कथक के प्रवर्तक भानु जी है। इसके अलावा दोस्तों एक थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया, राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि तुर्रा और कलंगी, यह क्वेश्चन आया, तुर्रा और कलंगी की ख्याल मुख्यतः मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसके बारे में जितनी जानकारी है वो आपको पता है सब, लेकिन इसमें 4 कलाकारों के नाम रट लेना। दोस्तों चेतराम सोनी क्वेश्चन आ सकता है, चेतराम सोनी, जयदयाल, यह क्वेश्चन बड़ा गजब का हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार तुर्रा कलंगी से संबंधित है? ताराचंद और हमीद बेग। दोस्तों हमीद बेग और ताराचंद ये चारों के चारों किसके हैं? रट लेना रे भैया, तुर्रा और कलंगी। तुर्रा और कलंगी, तुर्रा कौन है, किसको माना जाएगा? एक शिव और एक पार्वती। वैसे देखा जाए ना तो यह थोड़े दिन पहले जो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में जो लोक नाट्य शैलियां हैं, इस पर बड़ा गजब का क्वेश्चन था। लेकिन मैं इस किताब के अंदर जो बात है उस बात को थोड़ा सा मैं क्या कम मानता हूं, लेकिन मानना पड़ेगा, मजबूरी है। दोस्तों राजस्थान की लोक नाट्य शैलियां, राजस्थान की लोक नाट्य शैली में पेज नंबर 88, 87, 88, दोस्तों यहां देखो कुचामणि, तुर्रा कलंगी। ये देखो मेवाड़ के शाह अली और तुक्कनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। यह उसमें पहला कथन था। 2 कथन आए थे, पहला कथन यह था, ठीक है, तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक है, यह दूसरा कथन था। आपको भी यही बात याद करनी है। और दोस्तों कहते हैं कि यहां पर जो मुख्य माध्यम जो है वो काव्यमय रचनाएं होती है जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता है। चारों कलाकार आपके सामने है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से रम्मत पर भी आपको याद कर सकते हैं। रम्मत कहां की है? मुख्यतः बीकानेर की। जैसलमेर के तेज कवि जिन्होंने स्वतंत्र भावनी लिखी, साथ ही साथ बीकानेर के 3-4 कलाकार गजब गजब के हैं रम्मत के। दोस्तों बीकानेर के क्वेश्चन आ सकता है, मनीराम, बीकानेर में रम्मत के कलाकार मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, रट लेना, जवाहर सिंह पुरोहित, ये रट लेना, सीधा का सीधा टपकेगा। और नौटंकी भरतपुर की है, नौटंकी भरतपुर की है, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर की नौटंकी है। दोस्तों नौटंकी के बारे में गजब की बात तो यह है कि नौटंकी विवाह, सामाजिक समारोह, मेले और लोकोत्सव के मौके पर आयोजन होता है। हाथरस की शैली भरतपुर की है। बुरीलाल डीग भरतपुर के, नत्थाराम, गुलालबाई, कृष्णा कुमारी, दोस्तों गुलालबाई 3 कलाकार। राजस्थान बोर्ड की 10वीं में इस बात का उल्लेख नहीं है। 10वीं की किताब में केवल और केवल इतना है कि नौटंकी के रूप में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र और राजा भर्तृहरि प्रमुख है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि यहां के भूरीलाल भी है, नत्थाराम भी है और गिरिराज प्रसाद भी है। गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और प्रेमलता नौटंकी की कलाकार है। और यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर टपक सकता है। छोड़ो, इस प्रकार से मैंने रम्मत बता दी, नौटंकी बता दी, तुर्रा कलंगी बता दी। एक बच गई जो मैंने बताई नहीं, वो भी बता देता हूं। कौन सी बच गई? कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी और एक गजब के कलाकार है उग्गमराज। दोस्तों इसका रूप ओपेरा जैसा, क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा कि निम्नलिखित में से कुचामणि ख्याल से संबंधित दिए गए कथनों में सही बताओ। नंबर 1 रूप ओपेरा जैसा, लोकगीतों की प्रधानता, 2 नंबर पॉइंट। तीसरा खुले मंच पर प्रदर्शन। चौथा स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा। और 5वां गजब की बात है, ढोलक, सेनाई और सारंगी मुख्य सहयोगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी भाषा सरल, सामाजिक व्यंग्य पर आधारित।
जबकि शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक आपको पता ही है नानूराम जी प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं और बाद में दूलिया राणा। इस प्रकार से हमने राजस्थान की लोक नाट्य शैलियां सारी पढ़ ली, सारी लोक नाट्य शैलियां काम की हो गई। भगवान से मैं उम्मीद करूं, आशा करूं, प्रार्थना करूं कि इनमें से क्वेश्चन टपक जाए, इनके अलावा कुछ भी ना आए। बस चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रशिया, मायरा, बदावा, तोरण। दोस्तों होली पर वो भी पुरुषों के द्वारा रशिया। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात हुई? मैं कह रहा हूं छोरो, राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति का लगभग 99% क्वेश्चन आपके 10वीं की किताब से आएंगे। ये 10वीं की किताब मेरे हाथ में, और देखो मैं इस क्वेश्चन की परिभाषा बताता हूं, ये क्वेश्चन कहां से आया मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, और आपको जो बता रहा हूं वैसे ही रट के चले जाना है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको, देखो भाई वैसे तो आपको पता है रशिया उत्तर है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पेज नंबर 83 नंबर पेज पर एक काम की चीज आपके सामने। दोस्तों इधर देखो, एक कितनी तकड़ी बात है। पेज नंबर 83 पर देखो, मायरा, तोरण और बदावा। ये देखो वैवाहिक अवसर पर क्वेश्चन आएगा, मैं बता देता हूं क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? छोड़ो रट लेना और वो विवाह वाले गीत सुन लो। नंबर 1 सगाई, बधावा है, चाक भात, रत जागा, मायरा, सींठने, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी और तोरण। ये पड़ा तोरण और मायरा, ये रहा मायरा, हथलेवा, कमर कलेवा, जीमनवार, जड़ा। ये सारे के सारे लोकगीत यहां से, मायरा, तोरण सारे के सारे यहां से लिए हैं। और ये रशिया कहां से लिया है? कुछ नहीं करना, अगले पेज पर चले जाना है। अगले पेज में देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर भाई इसने बोला है होली पर, देखो ये देखो, होली के अवसर पर फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रशिया होरी धमाल गीत गाती है। छोरो रट लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और बनेगा। राजस्थान में आपसे कोई पूछे कि कुछ गीतों के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन से गीत राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय इलाकों में गाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान को थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र मान लेते हैं, थोड़ा मैदानी क्षेत्र मान लेते हैं, और पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय हिस्सा मान लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में कौन से गीत गाए जाते हैं? छोरो ये देख लो, कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मुमल, गुगरी और केवड़ा। कोई पूछे गुगरी कहां का? मरुस्थल का। केवड़ा कहां का? मरुस्थल का। छोरो रट लेना। कल सुबह, मुझे यह शब्द नहीं बोलना चाहिए, माफी चाहूंगा, आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से मुख्यतः जनजाति गीत? पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटरी सवारी। छोरो काम की चीज ही है। और एक गजब की बात और, कुछ नहीं करना, पन्ना पलटो, एक तकड़ी चीज और दिखाता हूं। राजस्थान में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां घर से निकलते हैं टोली बना करके, और घर से गीत गाते हुए निकलते हैं। कौन सा गीत गाएंगे? दोस्तों एक तकड़ी चीज बता रहा हूं छोरो, राजस्थान के मैं इसी क्वेश्चन के साथ सारे लोकगीत खत्म कर दूंगा। दोस्तों कोई आपसे पूछे कि एक तो है लोवड़ी, दोस्तों कौन सी है? लोवड़ी। और एक है आपका हरणी, ठीक है, हरणी। और एक है आपका गड़ल्यो। अब एक बात बताओ, इन 3 शब्दों में स्त्रीलिंग कौन है? दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग ई की मात्रा, यानी ई की मात्रा, और इसमें भी ई की मात्रा, और इसमें ये पुरुषवाचक शब्द है। हम यहां पर भी एक काम कर सकते हैं, लड़का और लड़की ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों लड़के के लिए आपको ये दोनों करने, लड़की के लिए आपको ये करना है। जहां स्त्रीलिंग नजर है आ रही है आपको, लड़के के साथ जोड़ दो, और लड़की के साथ पुल्लिंग जोड़ दो। ये छोरो तुम्हारे काम आएगा। साफ साफ शब्दों में लिखा है
कि लोवड़ी और हरणी लड़कों के द्वारा गाए जाते हैं दीपावली के 15 दिन पहले। लड़कियों के द्वारा गड़ोल्यो, छोरो रट लेना कल की परीक्षा और आगे की परीक्षा में, आगे आने वाली परीक्षाओं में हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, मैंने देखो लोकनाट्य सारे करा दिए, मैंने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़ा दिए हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है केला देवी। दोस्तों केला देवी के बारे में कौन सा नृत्य? लांगुरिया, ढोल, अग्नि और डांडिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है केला देवी। दोस्तों लांगुरिया नृत्य, बात है केला देवी की। दोस्तों केला देवी, सबसे पहले केला देवी जो है वो किसका अवतार है? कोई आपसे पूछे किसका अवतार है, आप कहेंगे महालक्ष्मी। दोस्तों महालक्ष्मी का अवतार है, पहली बात तो यह बात याद करेंगे। और हमारे करौली जिले के अंदर दोस्तों केला देवी का बहुत ही गजब का मंदिर है। कौन सी नदी के किनारे? दोस्तों काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे है। और कौन सी पहाड़ी है? त्रिकूट पहाड़ी। कौन सी? त्रिकूट पहाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिकूट पहाड़ी पर बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ। 3 चीजें लो, नोट कर लो। केला देवी, काली सील नदी के किनारे, त्रिकूट पहाड़ी पर गजब का मंदिर, महालक्ष्मी का अवतार, लांगुरिया नृत्य, जोगणिया गीत। दोस्तों जोगणिया गीत, जोगणिया, जोगणिया, जोगणिया गीत, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? लांगुरिया भगवान हनुमान जी को कहा गया है, हनुमान जी का मंदिर भी पास में है। और तकड़ी बात तो यह क्वेश्चन आ जाए ना कि बोले आपसे पूछे कि केला देवी के मंदिर में गर्भगृह में केला माता के अलावा किसकी प्रतिमा है? चामुंडा माता की, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। चैत्र और आश्विन के दोनों नवरात्राओं में मेले भरते हैं, लेकिन चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन लक्खी मेला भरता है केला देवी का। दोस्तों राजस्थान में केला देवी के मंदिर 2 है। एक केला देवी का मंदिर और भी है हमारे राजस्थान में। दोस्तों वो कहां है? झील का बाड़ा। दोस्तों झील का बाड़ा ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बयाना में। बयाना, दोस्तों बयाना पुराना भरतपुर वाला इलाका, यहां पर झील का बाड़ा, यहां पर भी केला देवी का मंदिर है। यादव वंश की कुल देवी थी ये केला देवी। असली मंदिर तो है ये, और एक मंदिर ये भी है, आप याद कर सकते हैं। दोस्तों अग्नि नृत्य की बात करें तो जसनाती संप्रदाय, दोस्तों अग्नि नृत्य कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष करते हैं। दोस्तों कौन करते हैं? सिद्ध जाति के लोग करते हैं। जसनाथ जी के अनुयायी होते हैं सिद्ध जाति के लोग, वो करते हैं। ये रात के समय होता है, धधकते हुए अंगारों पर होता है जसनाती। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया, रट लेना। दोस्तों अग्नि नृत्य एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है अग्नि नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, जो कि थाकना शैली में बजता है ढोल नृत्य। डांडिया नृत्य तो गुजरात और राजस्थान आजकल अभी नवरात्रा में बजेगा जोरदार। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही था। एक और जोरदार क्वेश्चन, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? दोस्तों क्योंकि अब दोनों ही क्वेश्चनों में हम नृत्य की बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काम काम के नृत्य करा के चला जाऊंगा, क्वेश्चन टपक जाएगा। दोस्तों कौन सा नृत्य बैठी मुद्रा में? भवाई नृत्य, तेरे ताली, गराशिया बमरशिया और गवरी। उत्तर नंबर 2 तेरे ताली। दोस्तों हम जानते हैं कि रामदेव जी, जो हमारे रामदेव जी है, उडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ, समाधि ली थी राम सरोवर के किनारे जैसलमेर रूणीचा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में हमने उनकी जयंती भी मनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जन्म हुआ, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भरता है रामदेव जी का रूणीचा में। जबकि बाड़मेर में जहां इनका जन्म हुआ, वहां पर जैसलमेर के पीले पत्थरों से बहुत ही गजब का मंदिर 2019 में बना। ये है हमारे रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी का जो जागरण लोग लगता है उसे जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। जम्मा बोलते या जम्मा, जम्मा बोलेंगे, जम्मा या जम्मा, एलो जम्मा जागरण एक ही बात है। और इनकी जो ध्वजा होती है उसे नेजा बोलते हैं, जम्मा नेजा, याद रखें। और जब इनका जागरण लगता है तो
तो उस जागरण में बहुत ही गजब का नृत्य होता है, तेरह ताली नृत्य। दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं तेरह ताली नृत्य, महिलाएं करती है, मुख्यतः बैठ करके करती है। दायां पैर, दायां मानी ये पैर, दायां पैर मतलब राइट पैर पर 9 मजीरे, एक मजीरा यहां, एक दो यहां, टोटल 13 मजीरे एक दूसरे से टनका करके बजाए जाते हैं। गजब का नृत्य है तेरह ताली नृत्य। दोस्तों मांगी बाई, क्योंकि मूल स्थल पादरला गांव पाली में पड़ता है, वो यहां तेरह ताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल है। दोस्तों नारायणी, मोहनी और लक्ष्मण और मांगी बाई ये तमाम कलाकार है तेरह ताली नृत्य के। एक चीज तो ये क्लियर हो गई है। अब कोई आपसे पूछे कि तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं, गजब का क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो इसमें आपको एक काम करना है, एक शब्द याद करना है, चौतारा। दोस्तों जो चौतारा होता है वाद्य यंत्र, ये चौतारा जो वाद्य यंत्र बजता है, इसके बारे में एक तकड़ी चीज कि ये किसकी संगत में बजता है। दोस्तों ये संगत यानी ये बजता है, संगत है खड़ताल। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन आया, खड़ताल और मजीरा, खड़ताल मजीरा और चिमटा। दोस्तों चिमटा की संगत में मकामड़ जाति के लोग करते हैं, यानी तेरह ताली जो नृत्य होता है मुख्यतः चौतारा बजता है, और जो किसकी संगत में बजता है, खड़ताल, मजीरा और चिमटा की संगत में बजता है। गजब का क्वेश्चन है, रट लेना, ये टपकेगा छोरो। चौतारा, एक चीज और बता देता हूं, चौतारा इसे इसके साथ आप तंबूरा भी लिख सकते हैं। तंबूरा ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में भी लिखा हुआ है कि यहां चौतारा तंबूरा भी तेरह ताली यानी कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका तेरह ताली। अब मैं आपको भवाई नृत्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों राजस्थान में भवाई नृत्य मूलतः केकड़ी का है। दोस्तों कहां का है, केकड़ी का है। और इसमें भवाई नृत्य जब शुरू होता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, भूंगल। छोरो रट लेना, भूंगल वाद्य यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूंगल वाद्य यंत्र बजता है। भूंगल वाद्य यंत्र के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है भवाई नृत्य की। और भवाई नृत्य लयबद्ध नृत्य होता है, बहुत ही गजब की मैं कह सकता हूं इसमें लयबद्ध होती है, और साथ ही साथ इसमें पद का संचलन बड़ा आकर्षक होता है। और एक तकड़ी चीज कहते हैं कि ये नंगी तलवार पर नचना, साथ में किसी गिलास की या थाली की किनारे पर डांस करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, और सर पर खूब सारे मटके या कलश एक दूसरे के ऊपर रख करके गजब का नृत्य। दोस्तों भवाई नृत्य बागाजी जाट इसके प्रवर्तक है, जो केकड़ी के थे। अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत, जिनके और तारा शर्मा, ये तमाम जो कलाकार हैं ये आप याद कर सकते हैं, ये हमारे भवाई नृत्य के हैं। दोस्तों भवाई नृत्य में एक तकड़ी बात, भवाई नृत्य जसमा ओडन जो कि शांता गांधी का गजब का नाटक है उस पर आधारित है, कई बार क्वेश्चन आया है, यह भी आप याद करें। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, बम रशिया होली के अवसर पर खास तौर से रबी की फसल पक जाने पर भरतपुर के इलाके में, दोस्तों भरतपुर के इलाके में यहां पर एक गजब का नृत्य होता है बम रशिया। होता क्या है दोस्तों, इसमें नंबर 1 रशिया तो गीत गाए जाते हैं, रशिया तो गीत होते हैं, और बम क्या है यहां पर दोस्तों, बम एक बहुत बड़ा नगाड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा नगाड़ा, यानी बम जिसे नगाड़ा कहेंगे, और रशिया गीत गाए जाते हैं, साथ में यह नृत्य होता है, इसलिए नाम पड़ गया इसे बम रशिया। जबकि अलवर भरतपुर में रतवई मेव जाति के लोगों के द्वारा जो रतवई नामक जो गीत है वो गाए जाते हैं, यह भी आपको याद करना चाहिए, है ना। तो वो अलवर भरतपुर के प्रसिद्ध है। दोस्तों गौरी के बारे में हम बात कर रहे थे, गौरी हाल ही में पूरा हुआ है। गौरी नृत्य ये मुख्यतः भीलों का है। दोस्तों किसका है, भीलों का है, और ये राजस्थान के उदयपुर में यानी मेवाड़ की बात करेंगे, राजसमंद में, चित्तौड़ में, सिरोही में, इन जिलों में मुख्यतः होता है गौरी नृत्य। दोस्तों कहते हैं कि भोपा जब वाचन शुरू करता है तो वो खेड़ा देवी से जाकर के क्या करता है, गौरी नृत्य के मंचन की शुरुआत करने के लिए उसे स्वीकृति प्राप्त करता है। बाद में कहते हैं कि भील जनजाति के लोग 1.25 महीने तक, हम जानते हैं कि रक्षाबंधन यानी हमारे रखड़ी बंध गई उसके अगले दिन से यह शुरू हो जाएगा, रक्षाबंधन के तुरंत बाद में, और आश्विन की एकादशी तक लगभग 1.25 महीने चलेगा। दोस्तों गौरी नृत्य के बारे में गजब की बात है कि इसमें 9
नो कथाएं गीत के रूप में गा करके सुनाई जाती है। एक क्वेश्चन आ चुका थोड़े दिन पहले, है ना। और कहते हैं कि ये नंगे रहते हैं। नंगे वैसे नंगे नहीं, पैरों से नंगे, यानी पैरों में कुछ भी नहीं पहनते। अपने घर से निकल जाएंगे। भील जनजाति के ये लोग जो गौरी नृत्य करेंगे, लगभग 1.25 महीने घर में एंट्री नहीं करेंगे, परिवार से नहीं मिलेंगे, रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे, केवल नृत्य करेंगे। ये गजब का नृत्य है, गौरी नृत्य शानदार है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेता हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 घवतेरे ताली राइट होगा। एक और जोरदार क्वेश्चन है, निम्न में से सूफी संत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल जी और अमीर खुसरो। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 दादू दयाल इज राइट ऑप्शन। बात यदि हम सूफी संत की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। हम जानते हैं इनका बहुत ही गजब की जो दरगाह बनी हुई है वो हमारे अजमेर में है। अजमेर शहर के बारे में एक तकड़ी बात है दोस्तों, इसे वीरों और पीरों की खान कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा गया है कि 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी के साथ में फारस यानी संजरी से आए थे 1192 के अंदर। और इनके गुरु का नाम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा उस्मान हारूनी। दोस्तों गुरु का नाम क्या है? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये इनके गुरु का नाम है, छोरो रट्ट लेना। और हाल ही में हमने अभी इस बार जनवरी 2025 में हमने 813वां उर्स मनाया था। और उर्स कौन से महीने में मनाया जाता है? रज्जब के महीने में, पहली रज्जब से छठी रज्जब के बीच में। यह है हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों चिश्ती साहब ने अनेक चेले बनाए थे अपने, और राजस्थान में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। एक गजब की बात जो आपके काम की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह दरगाह बनी कैसे। दोस्तों कहते हैं कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है सबसे पहले बनी थी कच्ची। दोस्तों कच्ची दरगाह बनी थी। और किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। दोस्तों आपको याद करना है, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो कच्ची दरगाह बनी वो किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। आगे चल करके एक बात कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा मध्यकालीन सुल्तान है जो सबसे पहले दरगाह पर दर्शन करने आया? दोस्तों पहला सुल्तान दिल्ली का MBT होगा। MBT याद रखें, MBT पहला सुल्तान है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आया था। दोस्तों गयासुद्दीन खिलजी के बारे में भी एक मेरे पास तकड़ी बात है। गयासुद्दीन के बारे में एक बात है कि गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो हमारे ख्वाजा साहब की दरगाह है उसका पहला गुबंद जो कि पक्का करवाया। तो मैं लिख सकता हूं पक्का गुबंद। दोस्तों पक्का गुबंद किसने बनवाया? याद रखें गयासुद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा एक और व्यक्ति है मेरे पास में, महमूद खिलजी। दोस्तों महमूद खिलजी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मालवा का राजा था। महमूद खिलजी मालवा, इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। दोस्तों इसने क्या बनाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। रट्ट लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, आप कह देंगे महमूद खिलजी मालवा के सुल्तान ने। और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने क्या बनाया? दोस्तों निजाम द्वार जो कि एंट्री गेट है, आप कभी देखते हो तो कहते हैं कि यहां पर आपका अकबर जो है वो लगभग 14 बार यहां पर आया था, 14 बार। और उसने यहां पर दरगाह के लिए 18 गांव दान दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने 4 गांव दान दिए थे। दोस्तों ये भी आप याद करेंगे, गजब की बात बता रहा हूं। इसमें बड़ी देग का निर्माण अकबर ने, छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने कराया। अकबर 14 बार यहां पर आया जियारत करने और उन्हें 18 गांव दान दिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्था के लिए। और मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने क्या किया? दोस्तों 4 गांव दान दिए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। इसके अलावा एक तकड़ी बात और बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि राजस्थान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु चेले भी थे जिनके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। दोस्तों नागौर के अंदर वो रहे थे काफी साल तक, जो कि सूफी सिलसिला चलाया था, जिनका नाम मिलता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। दोस्तों नाम क्या है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। कहते हैं कि इन्होंने नागौर में रहकर के सूफी सिलसिले को आगे बढ़ाया। नागौर शाखा के संस्थापक थे। इनके नाम के आगे शेख लगता है, जबकि एक मैं लिख रहा हूं काजी। दोस्तों काजी हमीदुद्दीन
नागौरी, ये एक अलग व्यक्ति है, याद रखें दोस्तों, दो अलग अलग व्यक्ति है। एक का नाम है हमीदुद्दीन नागौरी, तो नाम सेम है, लेकिन नाम के आगे, इसके आगे शेख है और इसके आगे काजी है। काजी का मतलब होता है न्यायाधिपति, न्याय का काम करने वाला। दोस्तों कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी। इनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इनको लगभग 3 साल के लिए नागौर का काजी नियुक्त किया था। ये सुहावर्दी सिलसिले के हैं, सुहावर्दी के, जबकि ये चिश्ती सिलसिले के हैं। नाम है शेख, नाम के आगे शेख है। दोनों में यह अंतर है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले हैं, जबकि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से पहले हुए थे। ये भी आपको याद करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास में एक ऑप्शन और है दोस्तों, आपने सुना होगा कि दक्षिणी राजस्थान में एक बहुत ही गजब की अब्दुल्ला पीर की दरगाह है, जिस पर क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला पीर। दोस्तों अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां है, आपको याद रखना है, बांसवाड़ा में है। कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, जिन्हें अब्दुल रसूल के नाम से, अब्दुल रसूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अब्दुल रसूल। दोस्तों ये मैं गारंटी ले रहा हूं, यहां से क्वेश्चन टपकेगा। अब्दुल रसूल, ऊ की मात्रा बड़ी। अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा में, जिसे अब्दुल रसूल की दरगाह के नाम से या मजार के नाम से जाना जाता है, यह बोहरा संप्रदाय की है। जबकि शेख फखरुद्दीन की दरगाह डूंगरपुर के गलियाकोट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें आप याद करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। दोस्तों मैं दादू दयाल की बात करने जा रहा हूं। दादू दयाल एक महान व्यक्ति हुए। दादू दयाल के बारे में दोस्तों, इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद के अंदर 1544 में इनका जन्म हुआ। लादूराम ब्राह्मण को ये मिल गए थे। उसके बाद में ये धीरे धीरे 10-11 साल के हुए और बाद में धीरे धीरे इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर धूम मचाई, फिर राजस्थान में आ गए। दोस्तों इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन पूछे कि दादू दयाल को क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहेंगे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति जनक लिख रहा हूं मैं, यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है दादू दयाल जी। इनके गुरु का नाम है बुड्ढन जी। दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या मिलता है, बुड्ढन या वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी, एक ही बात है। ये इनके गुरु का नाम है बुड्ढन जी या वृद्धानंद जी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि इन्होंने, ये जब फतेहपुर गए थे एक बार, आपके फतेहपुर सीकरी में, किससे मिलने गए थे, अकबर से। और मुलाकात किसने कराई थी, भगवंत दास ने। और दादू दयाल के कहने पर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था 1585 में। यानी 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुलाकात होती है अकबर के साथ में। छोरो रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में एक तकड़ी बात और बता देना चाहूंगा, इन्होंने गजब गजब के ग्रंथ लिखे, गजब गजब की किताबें लिखी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काया बेली। दोस्तों 1 नंबर काया बेली। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का है, काया बेली किसकी है, लीली पर्ची किसकी है दोस्तों, लीली पर्ची और काया बेली, जहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक है नाम माला, संत गुण सागर भी लिख सकता हूं मैं दोस्तों, संत गुण सागर, काया बेली, नीली पर्ची लिखो या नीली, एक ही बात है। एक लिख दो नाम माला। ये तमाम रचनाएं किसकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे दादू दयाल जी की है। दोस्तों दादू दयाल जी के पुत्र हुए गरीबदास, जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और दादू दयाल जी के चेले हुए जिनके बारे में हम जानते हैं सुंदरदास जी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। सबसे पहले गरीबदास जी बनेंगे। संत दादू दयाल जी के निधन के तुरंत बाद में हम ये भी जानते हैं कि सांबर के अंदर 1574 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। और आगे चल करके जब इनका निधन हो गया, तो निधन के बाद में इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, गरीबदास पे बेटा। बाद में जेतराम बैठेंगे, बाद में बकना जी बैठेंगे, बाद में संतदास जी, बाद में रज्जब जी को तो आप जानते ही होंगे, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, सांगानेर के रहने वाले थे, आमेर शादी करने गए थे। इसके बाद में बालिंद जी, मिस्किनदास जी, जगन्नाथ जी, मागोदास जी, ये तमाम इनके चेले हैं। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संतों का जीवन इतिहास, जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, संतों का जीवन इतिहास। जमाल में, वचनिका में, झूलना में, उत्तर नंबर 4 पारची। दोस्तों एक तकड़ी बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं।
हाँ जी, एक तकड़ी बात आपके साथ यह साझा करूंगा कि पेज नंबर 95 96 पर एक गजब की बात है। पेज नंबर 95 और 96 पर एक तकड़ी बात जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों। जमाल के बारे में है कि जमाल एक मात्रिक छंद है दोस्तों। जमाल एक मात्रिक छंद है, बस इतना याद रखो। जमाल क्या है? एक मात्रिक छंद है, यानी जमाल मात्रिक छंद है तो काट दो। वचनिका चंपू शैली में है। चंपू शैली अर्थात वचनिका गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है दोस्तों। ये एक प्रकार का काव्य विधा है जो कि तुकांत रचना है, यानी गद्य पद्य तुकांत रचना नाम है वचनिका। ठीक है, और कहते हैं कि राजस्थान में सबसे प्राचीन वचनिका या पहली वचनिका अचल दास खींची की वचनिका मानी जाती है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झूलना लिखा हुआ है। झूलना एक प्रकार का यह भी काव्य मात्रिक छंद है, यानी जमाल और झूलना काव्य मात्रिक छंद है दोनों के दोनों। ठीक है, पारची या पर्ची, ये इसने पारची लिखा है, उत्तर यही होगा, आप इसे पर्ची कहेंगे दोस्तों। पर्ची या गुटिका, आप इसे गुटिका भी कह सकते हैं। संत महात्मा का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में पद्य यानी ये पद्यात्मक रचना है दोस्तों। ये पद्यात्मक रचना है, न कि गद्यात्मक, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका, जैसे नामदेव की पर्ची है ना, कबीर की पर्ची, रेदास की पर्ची, पीपा की पर्ची। पीपा जी की तो पर्ची बहुत छोटी थी, गुटिका के नाम से जानी जाती थी, जेब में रख लेते थे। दादू की, मीराबाई की पर्ची, तमाम की पर्ची। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हासली पहनी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सिर में, गर्दन में, कान में, हाथ में। दोस्तों क्या पूछा है? हासली। हासली का दूसरा नाम है खुंगाली दोस्तों, इसे खुंगाली भी कहा जाता है, खुंगाली। उत्तर नंबर 2 गर्दन इज राइट ऑप्शन दोस्तों। हम जानते हैं चाहे चंपाकली हो, चाहे तुलसी हो, चाहे आड़ हो, चाहे हालरो हो, चाहे झालरो हो, चाहे तिमणिया हो, चाहे बजंटी हो, चाहे चंद्रहार हो, पोत हो, चौकी हो, टेढ़ियो वेरी इंपॉर्टेंट है, टेढ़ियो, ये सब क्या है? ये गले के यानी गर्दन के आभूषण है। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया निम्बोरी दोस्तों, क्या आया था? निम्बोरी, रट लेना, निम्बोरी भी गर्दन का ही है, हो सकता है यही आ जाए, निम्बोरी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अब ये हो गया गर्दन का। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, गर्दन के अलावा कोई इंपॉर्टेंट है तो नाक इंपॉर्टेंट इसलिए कि बार बार क्वेश्चन आते हैं। नाक में आप बुलाक जरूर याद करें दोस्तों, नाक में बुलाक याद करें, और नाक में आप चौप याद करें, और नाक में आप बेसरी याद करें। बेसरी ये वो आभूषण है जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक भोगली दोस्तों, एक भोगली, ये 4 जो मैंने लिखे हैं इनके बारे में कई बार आया है। वैसे लटकन, वारी और चुन्नी के बारे में तो कहना ही क्या है दोस्तों। लटकन, वारी और चुन्नी ये सब किसके हैं? सब के सब नाक के हैं दोस्तों। नाक में बुलाक, कहते हैं कि नाक के बीचों बीच जो छोटी सी हड्डी है छेद करके और लटका दिया जाता है आभूषण बुलाक। चौप को आप जानते हैं, एक होता है चौप, एक होता है चूप दोस्तों। मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, एक होता है चौप ये तो है नाक का, एक होता है चूप ये होता है दांत का। ठीक है, एक होता है पूंज या पूंज जो कि कलाई का। ठीक है, याद रखें। तो हमारे देखो यहां पर चौप हो गया। बेसरी आभूषण वो है जो आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली की जो हमारी बनी ठनी है मोनालिसा, उसके नाक में पहना हुआ है, वो है बेसरी। इसके अलावा भोगली क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, चुन्नी, वारी, लटकन ये तमाम आ चुके हैं दोस्तों। चाप, वैसे दांत वाली 2 चीज क्लियर आपको वे करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो पहले पूछा करता है, सॉरी आरपीएस ही पूछता है। कर्मचारी चयन बोर्ड तो क्या पूछता है, आरपीएस ही बड़ा गजब का क्वेश्चन लेता है एक आभूषणों के बारे में, चूप और रखन के बारे में, जो मैं आपको बता देता हूं। दोनों में एक छोटा सा अंतर है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर इस बात का उल्लेख भी है, जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा। 47 नंबर पेज पर है, 47, 46, 45 जो भी है दोस्तों। यहां से देखो,
आपसे भाई इस किताब में साफ साफ चूप और रखन के बारे में लिखा हुआ है। एक है चूप, एक है रखन। ध्यान रहे ये दोनों के दोनों ही दांत के आभूषण है। चूप और रखन दांत के आभूषण है। यदि कोई पूछे कि सोने का कि कील जड़वाना क्या है, तो याद रखें कील, इसमें तो रखें कील, याद करेंगे, ठीक है। और सोने की पत्थर, और इसमें आप पत्थर याद करेंगे रखन में। दोस्तों कैसे याद करोगे वो देख लो आप। चुप, चुप हो जा अन्यथा कील ठोक दूंगा। चुप हो जा अन्यथा मैं कील ठोक दूंगा, यानी दो दांतों के बीच में सोने की कील ठोक देना चुप होती है, जबकि किसी दांत पर सोने की परत चढ़ा देना रखन होता है। यह जरूर याद करें, जोरदार क्वेश्चन है। कील जड़वा देना, भाई किसी को चुप करना हो तो कील ठोक दो, है ना, चुप, ऐसे याद हो जाएगा। यह जोरदार क्वेश्चन आप याद करेंगे, है ना। इसी प्रकार से यह अच्छा क्वेश्चन जो आपको याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विजय कुमार, डब्ल्यू.एच. ब्राउन, आनंद केटिंग, कुमार स्वामी और राय कृष्णदास। उत्तर नंबर 3 आनंद केटिस या ए.के. दोस्तों ए.के. कुमार स्वामी इज राइट ऑप्शन। 1916 के अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में किया? राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब में। दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब के अंदर इन्होंने किया 1916। छोरो रट्ट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। किसने किया? आनंद केटिस कुमार स्वामी ने। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विजय कुमार, राय कृष्ण, डब्ल्यू.एच. ब्राउन, इनके बारे में भी कुछ बताओ, तो मैं आपको एक तकड़ी चीज बता देता हूं। दोस्तों राजस्थान की जो चित्रकला है उसके बारे में एक खास बात पेज नंबर 53 पर एक लिखी है, बहुत ही शानदार बात। दोस्तों ये देखो, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह सन याद कर लेना, किताब का नाम याद कर लेना, ए.के. स्वामी, कुमार स्वामी याद कर लेना। दोस्तों कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल ने। अब आपसे पूछ ले कोई कि राजस्थान की चित्रकला के लिए एक शब्द राजपूत पेंटिंग, राजपूत क्या पेंटिंग्स या राजपूत चित्रकला शब्द किसने प्रयोग में लिया, यानी राजस्थानी चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से किसने राजपूत चित्रकला शब्द यूज में लिया? दोस्तों 4 बंदे लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 कुमार स्वामी, यानी नंबर 1 आपके आनंद कुमार स्वामी। नंबर 2 लिख देता हूं ओसी गांगुली। दोस्तों ओसी गांगुली। नंबर 3 लिख देता हूं हेवेल। क्या लिख देता हूं? हेवेल। और चौथा ऑप्शन लिख रहा हूं रे छोरो रट्ट लेना, 4 नंबर है, मैंने लिखा है डब्ल्यू.एच. ब्राउन। डब्ल्यू.एच. ब्राउन। मेरा क्वेश्चन सज चुका है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन छप चुका होगा। राजस्थान की चित्रकला के लिए एक शब्द यूज लिया गया, राजपूत चित्रकला। किसने लिया, या आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजपूत चित्रकला किसने नहीं कहा? कुमार स्वामी ने कहा या नहीं कहा? ओसी गांगुली ने कहा या नहीं कहा? हेवेल ने कहा या नहीं कहा? या डब्ल्यू.एच. ब्राउन? चारों में से इसने भी राजपूत चित्रकला कहा, इसने भी राजपूत चित्रकला कहा, हेवेल ने भी राजपूत चित्रकला कहा, तो किसने नहीं कहा राजपूत चित्रकला? डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने नहीं कहा। तो डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने क्या कहा? दोस्तों डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ने इन्होंने राजपूत कला कहा। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने राजपूत कला कहा, चित्रकला नहीं, राजपूत कला कहा है। यह कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। यदि मेरे हाथ में पेपर होता तो निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन छप चुका होता, और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना कि कल आने वाले दिनों में कभी पेपर हो तो उनमें छप जाए। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, यह जरूर याद करके जाएं। राजपूत चित्रकला तो इन तीनों ने कहा है, जबकि राजपूत कला किसने कहा? ब्राउन ने। जबकि कृष्णदास ने क्या कहा है? कृष्णदास ने, दोस्तों ये मेरे सामने कृष्णदास, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा है। दोस्तों इन्होंने क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट छोरो रट्ट लेना रे। चारों का काम पूरा हो गया, चारों का काम पूरा हो गया, जबरदस्त क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बचाव तो की हवेली कौन से शहर में है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, सिवाना में, जयपुर में। दोस्तों इस प्रकार से मुख्यतः मैंने चित्रकला की बात भी बता दी है।
अब मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान की हवेलियों की ओर। अगले ने बोला है बच्चावतों की हवेली, बीकानेर में, चित्तौड़ में। दोस्तों उत्तर नंबर 1 रामपुरिया की हवेली हो, चाहे डागों की हवेली हो, चाहे बच्चावतों की हवेली हो, ये सब हवेलियां बीकानेर में ही है। दोस्तों हवेलियों की बात, जब हवेलियों की बात आई तो हमारे पास में राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब है ही, मैं इसको देख करके बोल देता हूं, है इसको देख करके बोल देता हूं। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं देख करके तो बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो क्वेश्चन टपकेगा। बोलने को तो कोई भी बोल दे इस किताब को, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो यदि बोले तब अलग ही आनंद आता है। दोस्तों यहां मेरी हवेलियों का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ले लेता हूं आपके पाठ नंबर 6, पेज नंबर लगभग 80 के आसपास चला जाता हूं। 80 नहीं, 67, 68, 69, 70। चलो भाई, ये हो गए मंदिर, ये आगे राजप्रसाद, हवेलियां। दोस्तों हवेलियों में पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 में क्या है, बीकानेर की बच्चावतों की हवेली। ये पड़ा क्वेश्चन हूबहू। दोस्तों बच्चावतों की हवेली बीकानेर में ये रहा। उसके अलावा लिखा है कि इसका करण सिंह बच्चावत ने निर्माण कराया। दोस्तों बीकानेर में मोहता की, बूंदड़ा की, रामपुरिया की, डागा की हवेलियां। छोरो रट्ट लेना, क्वेश्चन टपक जाएगा कि निम्नलिखित में से या किस जिले में मोहता की, मूंदड़ा की, रामपुरिया की, बच्चावतों की हवेलियां हैं। आपका उत्तर होगा बीकानेर। और दोस्तों बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से है। एक तकड़ी चीज इधर भी देख लो। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सालिम सिंह, नतमल और पटवा की हवेली है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई बच्चा गलत उत्तर करेगा, जैसलमेर है ना। और इसके अलावा शेखावाटी की आपके सामने, शेखावाटी की देखो कौन सी है, नवलगढ़ की, रूपनिवास नवलगढ़ का, भगत, जालान, पोदार और बगेरिया, ये चारों के चारों कहां की है, नवलगढ़ की। जबकि क्वेश्चन आया थोड़े दिन पहले, बोले कि नाथूराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ की प्रसिद्ध है, लालचंद गोयनका की है डुंडलोद में। यानी यहां से क्वेश्चन टपकेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली कहां है, दोस्तों दोनों में चे आ रहा है। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली कहां है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, तरीका बता देता हूं। सीकर के रहने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिनके घर के आसपास रहती है चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली। चौक ठीक है, चाकरी करते हैं चेतराम, चार चौक में रह करके लक्ष्मण जी के पास, याद हो जाएगा, है ना। तो याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले। कोमल कोठारी, केशवानंद, आचार्य तुलसी और कृपाल सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 स्वामी केशवानंद। दोस्तों मंगलूना गांव पड़ता है सीकर में, जहां पर केशवानंद का जन्म हुआ। इन्होंने 1944 से 56 के बीच में लगभग 300 स्कूल खोले थे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, हमारे स्वामी केशवानंद राइट होगा। दोस्तों कहते हैं स्वामी केशवानंद के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और महात्मा गांधी से ये प्रेरित थे, ठीक है। उन्होंने संगरिया में जाकर के, कहते हैं संगरिया में जाकर के एक स्कूल चलाया था, जिस स्कूल का नाम है जाट स्कूल। 1932 की बात है, मैं वही आपको दिखा देता हूं, जाट स्कूल 1932। चलो भाई चेक कर लेते हैं, पेज नंबर 127 पर लिखा मिल सकता है। चलो भाई 127 या 128 दोनों में से, या 129, ये रहा 129। दोस्तों ये देखो, मंगलूना गांव में जन्म है, 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय, ये रहा संगरिया में जाट विद्यालय खोला इन्होंने। और कहते हैं कि आगे चल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम बन गया, है ना। 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 पाठशालाएं खुलवाई। गजब का क्वेश्चन। और चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित करवाए। चलते फिरते कौन है, हमारे केशवानंद जी। दोस्तों कोमल कोठारी के बारे में कुछ नहीं करना, अगला पन्ना बदलना है। कोमल कोठारी का जन्म कहां हुआ, कपासन, चित्तौड़। दोस्तों कहते हैं इन्होंने विजयदान देता के साथ मिलकर के 1960 में जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। कोमल कोठारी के अलावा मेरे पास कौन है दोस्तों, आचार्य तुलसी। कुछ नहीं करना, वापिस चेंज कर लो। अगला पन्ना ये पड़ा, आचार्य तुलसी के बारे में तकड़ी बात।
दोस्तों अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, कोई आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन अणुव्रत सूत्र के सूत्रधार है, तो आप कहेंगे अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी है। दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ? नागौर जिले के लाडनू में, नागौर जिले के लाडनू में, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तेरा पंथ संप्रदाय के कौन से आचार्य थे? नौवें आचार्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तकड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है और आशा है कि यदि क्वेश्चन आया तो निश्चित तौर पर यह बनना चाहिए कि इन्होंने जनमानस को जोड़ते हुए 1,00,000 किलोमीटर की पदयात्राएं की, और इनका जो संदेश था वो क्या है, जो क्वेश्चन बन सकता है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ये हमारे आचार्य तुलसी जी ने कही है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू और उस मुसलमान। ये कौन कहता है? आचार्य तुलसी, जो कि क्या है? तेरापंथी संप्रदाय के या तेरापंथी शाखा के 9वें आचार्य। अब बच गया मेरे पास आचार्य कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों कृपाल सिंह के लिए भी आप इस पेज पे आ सकते हैं। कृपाल सिंह का जन्म श्री माधोपुर के महुआ कस्बे में हुआ। दोस्तों शिल्प गुरु के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के अंदर जयपुर की जो ब्लू पोट्री है उसको नई आयाम देने का काम किया कृपाल सिंह जी ने। इनके बारे में कहते हैं कि 1974 में इनको पद्मश्री मिला। नाम है इनका कृपाल सिंह शेखावत। छोड़ो, एक बात सुनो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जगजीत सिंह का क्वेश्चन तो आए तो गंगानगर के हैं और 2012 में राजस्थान रत्न मिला। विश्व मोहन भट्ट पर मुझे शक है, छोड़ो, विश्व मोहन भट्ट पर शक है, जयपुर के रहने वाले, और इन्होंने जिस जो वाद्य यंत्र है जिसका आविष्कार किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहन वीणा। मोहन वीणा, ये जोरदार क्वेश्चन है, और इनको 1994 में ग्रेमी अवार्ड भी मिला, ठीक है। तो ये भी आप याद करेंगे, जोरदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रथम गद्य लेखक विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, मेघराज मुकुल और शिवचंद भरतिया। उत्तर नंबर 4 शिवचंद भरतिया। दोस्तों शिवचंद भरतिया के बारे में एक तकड़ी बात मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने राजस्थानी भाषा का, दोस्तों कौन सी भाषा का? राजस्थानी भाषा में इन्होंने गजब गजब के 3 बड़े रचनाएं लिखी है। एक तो इन्होंने लिखा नाटक, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एक लिखा इन्होंने उपन्यास, एक लिखी इन्होंने कहानी। छोड़ो, ये तीनों याद कर लेना। नाटक है इनका केसर विलास। दोस्तों इनके नाटक का नाम है केसर विलास, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपन्यास है कनक सुंदर। दोस्तों उपन्यास का नाम है कनक सुंदर, और कहानी है विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रवास। दोस्तों नाटक का नाम है केसर विलास, उपन्यास है कनक सुंदर, कहानी है विश्रांत प्रवास। ये हम कह सकते हैं कि शिवचंद भरतिया जो कि राजस्थानी भाषा के प्रथम गद्यकार हुए, जिन्होंने केसर विलास नामक नाटक, जो कि राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है, और राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है कनक सुंदर, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है विश्रांति प्रवास या विश्रांत प्रवास। तीनों के तीनों हैं। और तकड़ी बात तो यह है कि शिवचंद भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। दोस्तों जब राजस्थानी भाषा की बात आई तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 था। लेकिन एक तकड़ी बात और, राजस्थानी भाषा की सर्वप्रथम या सबसे प्राचीन जो रचनाएं हैं वो है भारतेश्वर, बाहुबली, घोर और रास। दोस्तों भारतेश्वर रट लेना, भारतेश्वर, बाहुबली एक है घोर और एक है घोर किसने लिखी? व्रजसेन सूरी ने लिखी। और एक बच गई भारतेश्वर बाहुबली रास, जो किसने लिखी है? शालीभद्र ने। दोस्तों शालीभद्र सूरी ने। ये दोनों रट लेना रे छोरो, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। ये वैसे राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन रचनाएं मानी जाती है। ये लगभग 1168 में है, ये 1100 लिख देता हूं, 1168 और ये 1184 में। बताइए भारतेश्वर बाहुबली, घोर, ब्रजसेन सूरी,
भारतेश्वर, बाहुबली, रास, साली, भद्र, सूरी, ये प्रथम रचनाएं मानी जाती है राजस्थानी की। दोस्तों इस प्रकार से हम इन तमाम चीजों को करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। मेरे पास में, क्योंकि विजय सिंह पथिक को छोड़ दो, हमारे इस क्विज का उत्तर यह है। अब इन दो व्यक्तियों के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों। मेघराज मुकुल, जिन्होंने बड़ी गजब की रचना लिखी है निशानी। दोस्तों क्वेश्चन आ चुका, निशानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मेघराज मुकुल के अलावा विजयदान देथा बीजी का नाम जरूर याद किया जाता है। चलिए मैं विजयदान देथा की भी चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। दोस्तों मैंने लिखा है अच्छा मैंने निशानी लिख दिया, गलती हो गई, माफ कर देना। दोस्तों ये निशानी नहीं है, ये सेनानी है। ये सेनानी, ये मुझसे गलती हो गई भैया, सेनानी है। अरे मेघराज मुकुल की सेनानी है ना, तो ये मेरे से एक गलती हो गई है मुझे। और निशानी किसकी है? आपके निशानी नामक रचना जो है ना उनकी है। अब क्यों याद आएगा, रामसनेही संप्रदाय के पर जो है ना शाहपुरा वाले है ना, रामचरण जी, सही बोल रहा हूं क्या? प्लीज, मेघराज मुकुल सेनानी है, मैंने ये गलत बोल दिया है, मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा। हाँ जी ठीक है, ये हरिदास जी की रचना है, सॉरी रामसनेही संप्रदाय के हरिदास जी की है। ठीक है, याद रखें। चलो सही है क्या? अगला देखो, मैं मेघराज मुकुल की रचना ले लेता हूं, इन्होंने सेनानी लिखी है जो आपको याद करनी है। और अब है विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में कहते हैं इनका जन्म 1926 को बोरुंदा गांव आपके जोधपुर में हुआ। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है बातारी फुलवारी, जो इसने लिखा हुआ है 14 खंड में है। लोक कथा है बातांगी फुलवारी, वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। दुविधा, उलझन, अलेकु, हिटलर, स्वप्न प्रिया इंपॉर्टेंट है। स्वप्न प्रिया नामक रचना किसकी है? विजयदान देथा की। अंतराल, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम रचनाएं किसकी है? हमारे विजयदान देथा की। दोस्तों एक चीज और जिसके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं हैं जमारो और समंद अर्थार। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, और एक रचना है, एक उपन्यास है, हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। ये किसकी है? यादवेंद्र चंद्र शर्मा। जबकि एक आदमी है बीकानेर का नथमल जोशी, परन्योड़ी कुंवारी, आबे पटकी धोरा रो धोरी, एक बीननी दो बीन, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ निशानी वाला क्लियर करो भाई, आप तमाम बच्चे देख रहे हैं निशानी वाला। हाँ जी, हूं गोरी पिन पीवरी, बे तो सही है। जमारो संबंध अर्थात जोग, है ना। निशानी वाला क्लियर कर लिया ना, गलत ना हो जाए भाई, मैंने बोल दिया था। वो माखनलाल की तो है, लेकिन चंवरी भी मेघराज मुकुल की है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। हाँ हरिराम दास जी की है निशानी, बहुत बढ़िया। गाडा डीडवाना वालों की, वो मेरी मिस्टेक हुई थी उसमें, है ना। ठीक है, आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल, जमारो और संबंध। हाँ ये क्वेश्चन पूरा। काव्य कृति जो किसी राजवंश या किसी व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रासो भी सही है और रूपक भी सही है, ये दोनों सही है, इस वजह से ये डिलीट हुआ है। दोस्तों रासो के बारे में एक तकड़ी बात आपको बता देना चाहूंगा। वैसे एक नॉर्मल सी बात है, रासो वैसे तो वीरता के बारे में उल्लेख है, युद्ध भूमि में जो वीरता दिखाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। मोतीलाल मेनारिया जी यही बात कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो आपका रासो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, आपका गलत ना हो जाए मेरी वजह से, बस इसलिए। रासो देखो, मोतीलाल मेनारिया जी क्या कहते हैं कि राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन। तो ये महान उपलब्धियां हो गई, ये सारी महान उपलब्धियां हो गई। अगला बोल रहा है महान उपलब्धियां, तो इसका मतलब रासो इज राइट। और रासो हमेशा से ही पद्यात्मक होते हैं, गद्य में नहीं होते, पद्यात्मक होते हैं। ठीक है, रासो अनेक है, आपने पढ़ी लिखे हैं खूब सारी। ठीक है, अब एक और है रूपक, जस्ट नीचे लिखा हुआ है किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है।
ये देख लो, है ना। विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है। किसी विषय का विस्तृत विवरण क्या कहलाता है? विगत। प्रकाश, मैं पहले कई बार चर्चा कर रखी है, प्रकाश किसी व्यक्ति अथवा वंश अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां। इस वजह से यह क्वेश्चन डिलीट हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब दोनों ही सही है, थोड़ा यह भी सही है, क्योंकि प्रकाश में भी क्या होता है? उपलब्धियों का पर प्रकाश डाला जाता है। यह लिखा हुआ है, देखो, है ना, उपलब्धियों और घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक तार वाला संगीत वाद्य जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, हम अब पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। एक तार वाला संगीत, उत्तर नंबर 1, इकतारा। और इकतारा बजाते थे नारद जी। नारद जी क्या बजाते थे? इकतारा, है ना। इकतारा रावण बजाते थे और बाद में मीरा भी बजाने लग गई। मीरा भी क्या करती थी? खड़ताल बजाती थी, खड़ताल के साथ साथ इकतारा भी बजाती थी। मीरा भी खड़ताल और इकतारा बजाती थी। शुरुआत किसने करी थी? नारद जी ने, है ना। इसे आदि वाद्य यंत्र कहा जाता है। इकतारा को आदि वाद्य यंत्र आप कह सकते हैं, इसे आदि वाद्य यंत्र, आदि वाद्य यंत्र कहा जाता है, याद रखें, ठीक है। इसके अलावा इकतारा तो पूरा हो गया है, और यहां इकतारा का मतलब तत्वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र के अंदर सारे के सारे आप याद कर सकते हैं, जैसे सीसा, सीसा मैं लिख देता हूं, सीसा राज, सीसा राज, सुदूर, सुदूर गुजरी, गुजरी, इक, भर कांची। मैं इसको समझा देता हूं कैसे है। सी का मतलब है सितार, सितार वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सितार क्या होता है? वीणा और ईरानी तंबूरे का मिश्रण होता है। सारंगी, तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ सारंगी होता है, जिसमें तारों की संख्या 27 होती है। रावण हत्ता, रावण हत्ता कहते हैं कि एक आधे कटे नारियल पर बकरी की खाल मढ़ करके तार लगा करके लकड़ी के साथ उसे जोड़ के हुए गज से बजाया जाता है। रावण हत्ता भोपे बजाते हैं। रावण हत्ता में तारों की संख्या 9 होती है, और गज जो होता है उस गज में घोड़े की पूंछ होती है। जय का मतलब होता है जंतर। गुर्जर जाति के भोपे, भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कि वीणा का प्रारंभिक रूप है। जंतर दोस्तों, जंतर, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। जंतर वीणा, वीणा का प्रारंभिक रूप है, प्रारंभिक रूप है। छोरो रट लेना, बाद में ये मत बोलना गुरुजी ये टपक गया, है ना। इसके अलावा सु का मतलब सुरिंदा, दू का मतलब दुकाका, रे को मतलब रबाब, गुजरी, इकतारा, भ का मतलब बपंग। बपंग डमरू जैसा होता है, बपंग वैसे है तत्वाद्य यंत्र, याद रखें बपंग। रबाब, रबाज और रबाब, कामायचा आम की लकड़ी का बना होता है, 17 तार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कामायचा आम की एकल लकड़ी से बना होता है। चिकारा, ये सब तत्वाद्य यंत्र है। दोस्तों यहां पर खड़ताल है, सदीक खमांगनियार खड़ताल के जादूगर है, सदीक खमांगनियार। रावण हत्ता भी हो गया। पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों पुंगी मुख्यतः कोई किसका है? कालबेलियों का। दोस्तों एक तकड़ी बात बताना चाहूंगा, कालबेलिया जाति के लोग जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिसमें एक होता है खंजरी, खंजरी, पुंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है पुंगी और खंजरी, ये प्रमुख है, ये बजाते हैं लोग, याद रखें पुंगी खंजरी, ठीक है। कालबेलिया जाति के लोग, ये भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। एक बात है, एक वाद्य यंत्र आता है बार बार, सुशीर वाद्य यंत्र की यदि हम बात करें तो बुंगल, बुंगल और सतारा के, और सतारा के, सैतारा के सुरमोन, सुरमोन। दोस्तों ये रट लेना, बुंगल और सतारा के सुरमोन यानी सुशीर वाद्य यंत्र, ये तमाम सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों भुंग का मतलब है भुंगल, भुंगल जो है ये भवाई नृत्य में बजता, आपको पता होगा, भवाई नृत्य के दौरान बजाया जाता है भुंगल, पीतल की लंबी नली का बना होता है, ठीक है। और कहते हैं कि युद्ध भूमि में बिगुल बजता था,
है ना, बिगुल बजता था उसके प्रकार से भूंगल भी बजता है। ठीक है। अल का मतलब है अलगोजा दोस्तों, अलगोजा। अलगोजा बाड़मेर जैसलमेर के राण का फकीर बजाते हैं, लंगा मांगनियार भी बजाते हैं अलगोजा। तो ये भूंगल और अलगोजा, भूंग अल में दो चीज हो गई है, भूंग अल, भूंग का मतलब भूंगल, अल का मतलब अलगोजा। सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा के बारे में एक तकड़ी बात बताऊंगा। सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। सतारा के बारे में यह है कि यह 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण है दोस्तों। इसमें अलगोजा भी होता है, शहनाई भी होती है, अलगोजा, शहनाई और बांसुरी, इन तीनों का मिश्रण होता है सतारा। शहनाई, और कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्रों में शहनाई, क्योंकि शादी के वक्त बजती है, सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र शहनाई है। अलगोजा, शहनाई और बांसुरी, ये तीनों सतारा का मतलब सतारा में तीनों का मिश्रित रूप है, इन तीनों का मिश्रण है सतारा। बांसुरी के जैसा ही होता है अलगोजा, अलगोजा और बांसुरी एक जैसे होते हैं, आकार में छोटे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया। अब हो गया मेरे पास में, देखो सतारा हो गया, अब है बच गया सुर। सुर का मतलब सुरनाई दोस्तों, जो सुरनाई होता है इसके बारे में भी एक तकड़ी बात है मेरे पास में। सुरनाई दोस्तों ये शहनाई जैसा होता है। सुरनाई किसके जैसा? शहनाई के जैसा होता है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। मो का मतलब मोरचंग, बहुत गजब का है मोरचंग दोस्तों। मोरचंग कहते हैं, मोरचंग जो है यह सुशीर वाद्य यंत्र है। 2 सोने यह लोहे की पत्रियां सी होती है, मुंह में दबा के ऐसे बजाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे यहूदी हॉर्प कहते हैं, इसे यहूदी हॉर्प, यहूदी हॉर्प कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में बच गया नड दोस्तों, ध्यान रखा, नड जो कि कागोर की लकड़ी की बनी होती है, सिंधी संस्कृति का प्रभाव है। नय का मतलब है नड दोस्तों, नड कागोर की लकड़ी की होती है, सिंधी समाज का इस पर असर है, इसे सिंधी संस्कृति का वाद्य यंत्र भी बोल सकते हो, सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग, नड, सुरनाई, सतारा, ये तमाम सुशीर वाद्य यंत्र है, जहां से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती का प्रभाव? गजब का क्वेश्चन, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती, भीली। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ढूंढाड़ी इज राइट ऑप्शन। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर, हाँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर मैं ढूंढाड़ी यानी राजस्थानी बोलियों की बात करना चाहता हूं दोस्तों। यह अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, राजस्थान की बोलियां। दोस्तों ये देखो पेज नंबर 97 पर क्या लिखा है, सेम की सेम बात ढूंढाड़ी के बारे में। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का है प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है, लेकिन राजस्थान में 6 एक बोली और भी है। ढूंढाड़ी के अलावा हाड़ौती में भी 6 का प्रयोग होता है। देखो, हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित हाड़ौती को हाड़ौती बोली, इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग। तो राजस्थान की क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बोलियों में 6 शब्द का प्रयोग होता है? 6 का प्रयोग किसमें होता है? नंबर 1 ढूंढाड़ी, क्या आ जाए भाई? ढूंढाड़ी आ जाए। नंबर 2 हाड़ौती आ जाए। नंबर 3 मालवी आ जाए। नंबर 4 भीली आ जाए। क्या करोगे भाई? और नंबर 5 मारवाड़ी आ जाए। बताओ भाई कौन सा सही है जिसमें 6 शब्द का प्रयोग? कौन सा सही है? यह तो रेफरेंस है, कथन अब सुनो यानी कूट। 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 5 सही है। आपको याद करना है ढूंढाड़ी और हाड़ौती इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कपिल मुनि का मेला, बेणेश्वर का मेला, केला देवी महावीर जी का मेला। उत्तर नंबर 2 बेणेश्वर धाम। दोस्तों नेवाटापुरा, नेवाटापुरा, बेणेश्वर धाम, नेवाटापुरा गांव, जहां पर भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही गजब का शिवलिंग, कहते हैं कि वो जो शिवलिंग है वो स्वयं भू यानी स्वयं भू
स्वयं भू यानी भूमि से स्वयं उद्भव हुआ। कहते हैं कि यहां जो शिवलिंग है वो 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। दोस्तों गजब का शिव मंदिर बेणेश्वर मेला रट लेना। माघ की पूर्णिमा, दोस्तों कौन सी पूर्णिमा? माघ की पूर्णिमा को भरता है। इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं? रट लेना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही। इसे आदिवासियों का कुंभ। दोस्तों कहते हैं बेणेश्वर धाम सोममाई जाखम नदियों के संगम पर है। इसी मंदिर के पास में एक गजब का विष्णु मंदिर भी है। दोस्तों यहां पर एक विष्णु भगवान को समर्पित विष्णु मंदिर भी है। हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार है। कल की अवतार है। संत महाव जी अपने आप को कल की का अवतार बोलते हैं, अर्थात भगवान विष्णु का 10वां अवतार। संत महाव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों कहते हैं कि बेणेश्वर धाम जहां भगवान शिव का मंदिर है उसके पास ही सबला गांव है। साबला गांव, कौन सा गांव है? साबला गांव। साबला गांव में भगवान विष्णु का गजब का मंदिर है। और यह मंदिर संत माव जी के बेटे की लुगाई जनक कुंवरी ने बनवाया था। किसने बनवाया? जनक कुंवरी ने। कहते हैं कि यहां पर एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, जो कि अज्जे और वाजे 2 वास्तुकार हुए थे आपके, जिन्होंने 2 भाई थे जिन्होंने बनवाया। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अज्जे और वाजे ने बनवाया, यह भी आप याद करें। तो इस प्रकार से इसका उत्तर नंबर 2 बेणेश्वर। कपिल मुनि का मेला, दोस्तों यह बीकानेर के कोलायत में बनता है। कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कपिल मुनि का मेला। कहते हैं कि यहां पर भी 52 घाट है। दोस्तों यहां पर भी 52 घाट है। पुष्कर में भी 52 घाट है। पुष्कर में 500 मंदिर है और पुष्कर में 52 घाट है। यहां पर कपिल मुनि का मेला, यहां पर भी 52 घाट है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला दोनों जगह भरता है। केला देवी की बात हम पहले कर चुके हैं। श्री महावीर जी के बारे में तकड़ी बात यह है कि श्री महावीर जी का मेला करौली जिले के अंदर भरता है। कहां पर भरता है? करौली जिले में। दोस्तों एक गांव का नाम है चंदनपुरा। कई जगह पर आपको चंदन गांव भी मिलेगा, कई जगह चंदनपुरा। दोस्तों चंदनपुरा गांव, चंदनपुरा या चंदन गांव, यह गांव पड़ता है करौली में, जहां पर भगवान महावीर जी का गजब का मेला भरता है। जैन समुदाय का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यही है। दोस्तों चैत्र की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जिसे हम महावीर जयंती के रूप में जानते हैं, यह मेला भरता है। गजब का क्वेश्चन, उत्तर नंबर 2 बेणेश्वर धाम, राइट। अगला क्वेश्चन, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला भरता है? शीतला माता का, करणी माता का, कपिल मुनि का, खलकाणी माता। दोस्तों भावगढ़ बंदिया गांव जो है वो पड़ता है जयपुर के निकट। खलकाणी माता का मंदिर और वहां पर ही माता का मंदिर के पास ही गधों का मेला भरता है। दोस्तों ये नाम है खलकाणी माता। भावगढ़ बंदिया गांव है जयपुर के निकट, लूणियावास के पास। भाई भावगढ़ बंदिया और पास में लूणियावास है, असली है लूणियावास, जिसके अंतर्गत भावगढ़ बंदिया गांव आता है। कहते हैं कि यह मेला आज से 500 साल पहले शुरू हो गया था। कितने साल पहले शुरू हुआ? 500 साल पहले। कहते हैं कि जयपुर के राजाओं ने 500 साल पहले यहां लूणियावास के अंदर इस गांव के पास में चंद्रमीणा हुआ था, चंदा मीणा या चंद्रमीणा, उसको पराजित किया और बाद में यह मेला भरना शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 होगा। शीतला माता के मेले की बात करें तो दोस्तों शीतला माता का मेला जयपुर के पास में चाकसू में भरता है। कहां पर भरता है? चाकसू में। सील की डूंगरी याद करें भाई, सील की डूंगरी के ऊपर जहां पर गजब का मंदिर बना हुआ है शीतला माता का। दोस्तों चैत्र की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी सप्तमी दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्तमी अष्टमी, चैत्र की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को गजब का मेला भरता है शीतला माता का। तकड़ी बात तो यह है कि इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं, क्योंकि अभी तो यातायात के संसाधन बढ़ गए। पहले के जमाने में बैलगाड़ियों में लोग भर भर करके रंग बिरंगे कपड़े पहन करके माता के दर्शन करने आते थे। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी पर बनवाया था। गजब की बात यह है, शीतला माता को मात्र रक्षिका के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों मात्र रक्षिका देवी, कोई आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी मात्र रक्षिका देवी के रूप में जानी जाती है, आपका उत्तर होगा शीतला माता। दोस्तों एक तकड़ी बात बताऊंगा, महामाई, इनको महामाई भी कहा जाता है। महामाई उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? इनको महामाई। और पश्चिमी भारत के अंदर इनको माई अनामा कहते हैं। माई अनामा वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में माई अनामा, उत्तर में महामाई
और दोस्तों चेचक की निवारक देवी सैडल माता शीतला माता, वेरी इंपॉर्टेंट है। चेचक की क्या है? चेचक की निवारक देवी। करणी माता का मंदिर बीकानेर के देशनोक में है। चैत्र और आश्विन दोनों में ये मेला भरता है। करणी माता का मंदिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि की बात पहले हो चुकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या कहता है। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? अमर सिंह राठौड़, गज सिंह, राणा सांगा, विजय सिंह राठौड़। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 अमर सिंह राठौड़ होगा। मारवाड़ के राजा गज सिंह हम सभी लोग जानते होंगे। गज सिंह का सबसे बड़ा बेटा अमर सिंह और दूसरा बेटा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हम जानते हैं कि अमर सिंह बड़ा स्वाभिमानी था। कहते हैं बचपन से ही लड़ाके टाइप का था, हर किसी की बात मानता नहीं था। और गज सिंह जिनके एक खास मैडम हुआ करती थी अनारा बेगम, जिनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अनारा बेगम, अनारा बेगम, क्योंकि जब जब वो अनारा बेगम गज सिंह के पास बैठती, अमर सिंह उसको देखता और उसे नफरत हो गई। अब अमर सिंह को नफरत हुई तो अनारा बेगम भी नहीं चाहती थी अमर सिंह को यहां देखना। उसने प्लान बनाया कैसे ही करके इसको जोधपुर से निकालो। तो एक दिन पास में बैठी थी अनारा बेगम गज सिंह के, और गज सिंह को बोला कि ये बड़े वाले छोरे को भेज दो कई बार और इस छोरे को उत्तराधिकारी बना दो। जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया था और अमर सिंह अपने साथियों के साथ में मेड़ता की ओर चल पड़े। कुछ समय मेड़ता रहे, बाद में नागौर का किला शाहजहां ने दिया ही था, आपको पता ही है। नागौर किले को लेकर के हम कई अमर कहानियां इनकी पढ़ते हैं, सुनते हैं। और बीकानेर के अंदर राठौड़, अमर सिंह राठौड़ जो है उसकी गजब गजब की रम्मत है। कौन कौन उसको भूल सकता है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत बीकानेर की। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की 16 खंबे की छतरी है नागौर के किले में। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर के किले के पास में जड़ा तालाब पड़ता है। दोस्तों कौन सा तालाब? जड़ा तालाब। दोस्तों नागौर के अंदर 2 बड़े गजब के तालाब है। एक है जड़ा तालाब और दूसरा तालाब है जिसका नाम है सिंगी का तालाब। सिंगी तालाब। दोस्तों ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सिंगी का तालाब ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। दोस्तों ये पूरा पाषाणकालीन है, याद रखें, ये पूरा पाषाणकालीन आपका तालाब है जिसका नाम है सिंगी का तालाब। नागौर का जड़ा तालाब जो कि नागौर के किले के पास ही है, जहां उसके निकट 16 खंबे की अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। दोस्तों यहीं पर ही अमर सिंह राठौड़ का पनोरमा बनाया गया है। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की 2 बड़ी गजब की घटनाएं। बीकानेर के महाराजा करण सिंह के साथ 1644 में मतीरे की राड जो कि बड़ी गजब की है, और उसके बाद में आगरा के दरबार में शाहजहां के खास चेले सलावत खां के 2 टुकड़े करने वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अमर सिंह राठौड़ जिंदाबाद, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराजा सूरजमल ने कौन सा शहर बसाया? 2 उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और भरतपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 भरतपुर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों सूरजमल जाटों का अफलातून कह दो, या मैं कह सकता हूं महान जाट राजा सूरजमल, जिन्होंने राजस्थान के भरतपुर किले का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। कहते हैं कि बदन सिंह हुआ करते थे इनके पिता का नाम बदन सिंह है, और बदन सिंह को बृजराज की उपाधि, दोस्तों बदन सिंह को बृजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने। क्वेश्चन बड़ा गजब का है। कोई आपसे पूछ ले कि भरतपुर के या जाट वंश के किस राजा को बृजराज की उपाधि मिली, तो आप कहेंगे बदन सिंह को। और ये किसने दी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, सवाई जय सिंह ने दी थी। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को बृजराज की उपाधि। और बदन सिंह की औलाद कौन है? महाराजा सूरजमल है। और महाराजा सूरजमल वो व्यक्ति है जिसने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन एक तकड़ी बात और, दोस्तों कहते हैं कि जाट अनेक राजा हुए, लेकिन चूड़ामन का इतिहास भी बड़ा गजब का है। दोस्तों चूड़ामन के बारे में एक तकड़ी बात है कि भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजा, यानी स्वतंत्र जाट राजा कौन है? चूड़ामन। इसके बारे में भी आपको याद करना चाहिए। दोस्तों चूड़ामन भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक है चूड़ामन। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सागरमल गोपा एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य के थे? राजस्थान के थे भाई। उत्तर नंबर 2 सागरमल गोपा की चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों सागरमल गोपा के साथ में 2 व्यक्ति आप जरूर याद करें। दोस्तों एक है जिसका नाम मिलता है रघुनाथ सिंह मेहता। सागरमल गोपा के साथ में है रघुनाथ सिंह मेहता, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट साथी है आईदान।
दोस्तों कहते हैं कि सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान, इन सब ने शासन सुधारों की मांग करी थी, जिसकी वजह से इन तीनों को जेल हो गई थी और जेल से एक बार के लिए तीनों निकल गए थे। यानी एक बार, पहली बार जेल हुई और जेल के बाद में इनको तीनों को छोड़ दिया गया। सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान शासन सुधारों की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि रघुनाथ सिंह ने जैसलमेर के अंदर एक गजब का माहेश्वरी नवयुवक मंडल बनाया। माहेश्वरी नवयुवक मंडल बनाया। दोस्तों कब बनाया, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, 1932 में। 1932 के अंदर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल बनाया। किसने? रघुनाथ सिंह मेहता ने। जैसे इन्होंने यह मंडल बनाया, अगले दिन फिर से जेल में। अब जेल में डाल दिया गया है रघुनाथ सिंह को। अब रघुनाथ सिंह को जेल में डाल दिया 1932 में फिर से। अब रघुनाथ सिंह का मुकदमा कौन लड़ेगा? मुकदमा लड़ेगा सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा किताब लिखते हैं रघुनाथ सिंह का मुकदमा। यह एक किताब तो इनकी बड़ी गजब की है, सागरमल गोपा की है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने। ये तीनों के तीनों गजब की रचनाएं सागरमल गोपा की है। अब इस प्रकार से समय बीतता गया, आजादी का समय आ गया है 1941, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का समय आ रहा है। उससे ठीक एक साल पहले 1941 में सागरमल गोपा को राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। 2-4 साल इनको रखा गया जेल में। 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 का दिन था। इनको क्या कर दिया था, वहां के राजा जवाहर सिंह हुए, उन जवाहर सिंह ने क्या कर दिया था, इनको जेल के अंदर ही तेल छिड़क करके जलवा करके मरवा दिया। कितनी तारीख को? 4 अप्रैल 1946 को। जबकि गिरफ्तार कब हुए? 1941 में। 41 से 46 तक लगातार जेल में रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2। एक और क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पहला चरण है और प्रथम चरण मत्स्य संघ है। दोस्तों मत्स्य संघ है। 18 मार्च 1948 का दिन था, जो और भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर, लोहागढ़, दोस्तों लोहागढ़ किले में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया एनवी गॉडगिल के माध्यम से। और यहां पर अलवर जो है उसको राजधानी बनाया गया और 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के थे, उनको क्या बनाया गया? उनको बनाया गया प्रधानमंत्री। आगे चल करके मत्स्य संघ, दोस्तों ये मत्स्य संघ है, ये राजस्थान के 5वें चरण में, 5वें चरण में, यानी वृहत राजस्थान के अंदर, वृहत राजस्थान में क्या मिला दिया जाएगा? 5वां चरण, जो कि 15 मई 1949 को था, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। दोस्तों शंकर देव राय समिति जो है, इस समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 का दिन था, जब 5वां चरण चल रहा था। वृहत यानी ग्रेटर राजस्थान में किसको मिला दिया गया? मत्स्य संघ को मिला दिया गया। और इस प्रकार से एक नया जो हमारा राजस्थान का एकीकरण बना, चरण बना, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, खालिद हुसैन, अर्जुन चावला, मितेश निर्मोही और चंद्रा भान। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 मितेश निर्मोही इज राइट ऑप्शन होगा। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिए गए हैं। दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 भी दिए जा चुके हैं। कोई आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का किसको मिला, तो आप क्या बताएंगे? इस बार किसको मिला भाई राजस्थानी भाषा का? दोस्तों राजस्थानी भाषा का किसको मिला? पूनम चंद गोदारा को। केंद्रीय साहित्य अकादमी, पूनम चंद गोदारा। दोस्तों पूनम चंद गोदारा, ये थोड़े दिन पहले क्वेश्चन भी आया था, शायद सेकंड ग्रेड में आया था। अंतस रे आंगणे, दोस्तों अंतस रे आंगणे, ये क्वेश्चन इनका आया था अभी राजस्थान के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दोस्तों 2025 का किसको मिला? पूनम चंद गोदारा को, अंतस रे आंगणे। क्या सही है? केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड। हाँ जी, चलो भाई, पर यह बाल पुरस्कार है ना?
केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पूनमचंद गोदारा अंतसरे आंगणे, ये जरूर याद कर लेना छोरो, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन कोई आपसे पूछे बाल पुरस्कार किसको मिला राजस्थानी भाषा का, तो वो है आपका बाल पुरस्कार किसको मिला है भाई, कोई बता सकता है क्या? हां, पूनमचंद गोदारा को केंद्रीय साहित्य अकादमी अंतश्रेय आंगणे है ना। बाल साहित्य भोगीलाल पाटीदार, बिल्कुल सही है, भोगीलाल पाटीदार बाल साहित्य पुरस्कार एकदम सही है। और इन्होंने जो रचना लिखी है वो है पंखेरुनी पीड़ा, यानी जो पंखेरु यानी पक्षी होता है ना, उसकी पीड़ा, पंखेरु की पीड़ा, ठीक है, याद रखें। बिल्कुल डूंगरपुर के हैं भोगीलाल पाटीदार, एकदम सही लिखा आपने, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया और निर्माण कार्य 90 साल तक जारी रहा। क्वेश्चन आ चुका, गजब का क्वेश्चन भाई। गंगा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा मंदिर भरतपुर में बलवंत सिंह के द्वारा 1845 में शुरू किया गया, 90 साल तक चला। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन है। विवाह के अवसर पर, विवाह पर लहरिया, मदील, अंटावाली, मोथड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा है। राजस्थान में आभूषण वाले पार्ट में पगड़ी वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पेज नंबर 47 नंबर पेज है, उस पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। ये देखो दोस्तों, राजस्थान की मौसम के अनुसार पगड़ियां पहनी जाती है। विवाह पर पगड़ी मोथड़े की, ठीक है। और लहरिया सावन में, दोस्तों लहरिया श्रावण में, सावन के महीने में लहरिया, मोथड़ा विवाह हो गया। ओके, याद कर लेना भैया, ये पगड़ियों की बात है, ठीक है। और मदील दशहरे पर मदील, याद रखे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फूल पत्ती वाली छपाई, फूल पत्ती, दोस्तों यह भी अच्छा क्वेश्चन है। फूल पत्ती वाली, फूल पत्ती छपाई की छपाई वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? होली पे, होली पे, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप जरूर याद करें, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन और चेक कर लेता हूं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं, हमें आपस में मिलान करना है। चलो मिलान कर देते हैं दोस्तों। इकतारा हमने पढ़ लिया, आदि वाद्य यंत्र है नारद जी वाला, और मीराबाई भी बजाती थी, मैंने बताया खड़ताल के साथ। ये देखो, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। अलगोजा, दोस्तों मैंने आपको बताया था अलगोजा बांसुरी जैसा होता है, बांसुरी जैसा होता है, ये रहा बांसुरी जैसा। रावण हत्ता भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल भोपों का, 9 तार होते हैं। और नगाड़ा, दोस्तों नगाड़ा होता है मोटी लकड़ी के डंडों से बना, और जिसको लकड़ों से बजाया जाता है इसे बोलते हैं नगाड़ा, और इसे भरतपुर में बम बोलते हैं। बाद में गीत गाए जाते हैं होली पर, रशिया नाम पड़ गया बम रशिया, बम वहां नगाड़ा है। बम क्या है? नगाड़ा। यह भी आपका पूरा हो गया। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में? अजमेर में, उदयपुर में, बीकानेर और जयपुर में। दोस्तों राजस्थान में पतंग महोत्सव है, जयपुर का प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। दोस्तों गणगौर, कोई आपसे पूछे गणगौर कहां का है, तो आप बता देंगे जयपुर का। गणगौर कहां का है? जयपुर का है। पतंग महोत्सव भी जयपुर का है। गणगौर चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का, दोस्तों मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का। गणगौर जयपुर की, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है मरु मेला या डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर का, मरु जैसलमेर का। थार बाड़मेर का, थार महोत्सव बाड़मेर का। क्यों भाई? शरद महोत्सव है हो या ग्रीष्म, दोनों के दोनों माउंट आबू के। ब्रिज महोत्सव भरतपुर का। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का। क्या बच गया क्या कोई? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4। कुछ बच गया तो बताओ। हां, हाथी महोत्सव कहां का है? अगले ने पूछा है पतंग, हाथी महोत्सव भी जयपुर का है।
जयपुर में हाथी महोत्सव कहां होता है? कुंडा गांव में। हाल ही में आपको पता है राजस्थान में पहली बार हाथियों की कैट वॉक हुई थी थोड़े दिन पहले। कहां पर? कुंडा गांव में। कुंडा गांव आमेर में। याद रखें। ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में बीकानेर, और मीरा महोत्सव चित्तौड़। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 गणगौर। तीज की सवारी जयपुर की भी अच्छी है, बीकानेर की भी अच्छी है, उदयपुर की भी अच्छी है। इस प्रकार से यह पेपर पूरा हो। पुणे 12 क्लास छोड़ रहा हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं, और कल के लिए कल नहीं, आने वाली परीक्षाओं के लिए हम क्यों बोलें कल, हम क्यों बोलें कि कल क्या है क्या नहीं है, हम तो ये नॉर्मल डे मान लेते हैं, है ना। बैलून बाड़मेर बहुत बढ़िया। ऊंट दौड़ पुष्कर, ऊंट दौड़, हां इस बार ऊंट दौड़ हुई है ना, पहली बार पुष्कर में हुई है। याद रखना, वो क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चलो भाई, उदयपुर की ज्यादा अच्छी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि बोलूंगा, वाणी को विराम दूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज की क्लास से दे धनाधन टपक जाए बस, ताकि जो लोग कुछ बोल रहे हैं उनका इलाज किया जाए। विमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूध बावड़ी सिरोही में है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, जबकि हाल ही में ऊंट दौड़ हुई है, पहली पुष्कर में हुई है, शायद 6 जुलाई को हुई थी। रूपलाल जी, रोहिताज जी, आप तमाम बच्चों को शुक्रिया करता हूं, अभिनंदन देता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा भाई, सीधी सी बात है, कल आपका पेपर है। शुभकामनाएं देने का तो फर्ज है मेरा, बड़े भाई होने के नाते। वाद विवाद तर्क वितर्क चलते रहते हैं, लेकिन शुभकामनाएं देना नहीं भूलना चाहिए। अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप तमाम बच्चों को, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पेपर को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में यहां तक जाना है, यहां है या नहीं, इस चीज को भी देखना है। उसके बाद उत्तर पर क्लिक करना है। बड़े ही गौर के साथ पेपर को पूरा करना है, ताकि पिछले 6-7 महीने से लगातार जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का परिणाम सुखद हो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे इस बार इतने महीने की तैयारी करके इस पेपर को निकालना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी सफलता मिले, आपका लक्ष्य मिले, और खूब आपको तरक्की मिले। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हृदय की अनंत गहराई से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जबरदस्त तरीके से पेपर करके आओ, सिलेक्शन लो, और फिर से लग जाओ अगली सीडी के लिए, अगले पेपर के लिए। और ऊंचाइयां छूनी है, दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि करें आप। इन्हीं बातों के साथ आप वाणी को विराम देता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अंत में एक बात कहूंगा, लाइक करके जरूर जाना, क्लास को लाइक किए बिना मत जाना। आज पिछले 1.5 घंटे से हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब मेरा लाइव सेशन देख रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने 1.5 घंटे हमारी क्लास को देख करके गुजारी होगी। तो ये तो मैं कह सकता हूं धन्यवाद के पात्र हैं, हम धन्यवाद देते हैं उनको। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।